हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज अंकेश एंड आई एम फ्रॉम मोशन एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रैश कोर्स एनटीएससी स्टेज 2। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक नेम इज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दो डिफरेंट टॉपिक हैं बट एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है, एनटीएससी स्टेज 2 के अंदर इससे आने के जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम होती है। मीन्स कभी दोनों चैप्टर से या दोनों टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाता है, कभी कभी दोनों से ही क्वेश्चन नहीं मिलता है, कभी एक टॉपिक से मिलता है, कभी एक टॉपिक से नहीं मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला देखेंगे। एग्जैक्टली हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसके लिए फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट जरूरी है। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ईजी टॉपिक है इस स्टैंडर्ड तक, ऐसा नहीं है ये ईजी है। अगर हम हायर स्टैंडर्ड पे मूव करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में भी बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलते हैं जहां हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टैटिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले बात करें स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? जनरली आप सभी को आइडिया है कि डेटा को किसी सर्टेन जो है रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम लोग क्रिकेट के अंदर पाई चार्ट, वैगन चार्ट देखते हैं, बार ग्राफ देखते हैं, बहुत सारी कंपैरेटिव स्टडीज का। तो दीज आर दी ऑल आर पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। फ्यूचर के अंदर हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए जो है जॉब्स, एक बहुत बड़ा फील्ड सेक्टर है, उसमें भी एक बहुत मेजर सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये क्या करता है, एनालिसिस करता है डेटा का। जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है तो वो इंटरेस्ट जो है डेवलप किस तरीके का है लोगों का, उसको फाइंड करती है। तो ये सारा काम जो है इस टॉपिक के अंदर ही आता है। हम लोग अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग बात करते हैं मीन, मॉड एंड मीडियन की। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ये पार्ट होते हैं। मीन का मतलब सभी को पता है, एवरेज होता है। मीन हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, अज्यूम मीन मेथड से, और उसके बाद हम लोग जो है शॉर्टकट मेथड से भी मीन फाइंड कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है। तीन मेथड के नेम है, हमें मालूम होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉन कंटिन्यूस तो मतलब डिस्क्रीट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। इसी तरीके से हम लोग मीन के बाद मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन क्या होता है, किसी भी जो है ऑब्जर्वेशंस का मिड वैल्यू, जब डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं तो जो मीडियम वैल्यू या मिड वैल्यू होता है वो उसका मीडियन होता है। मॉड जो फ्रीक्वेंसी या जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ऑब्जर्वेशन में, वो उसका मॉड होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग मीन के लिए बात कर रहे हैं। मीन को जनरली हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट में आप क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को डेटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n तक, या फिर इसे मैं क्या दूं, f1x1 प्लस f2x2, इस तरीके से अपॉन तो डायरेक्ट मेथड है, इसके थ्रू हम लोग जो है मीन फाइंड कर सकते हैं। अज्यूम मीन में क्या होता है, हम लोग एक मीन अज्यूम कर लेते हैं डेटा को श्रिंक करने के लिए और उसके थ्रू जो है मीन फाइंड करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो मीन आपने माना है उसे ऐड करते हैं, ये टर्म तो हम हर जगह फाइंड करते हैं। क्लियर? तो ये अज्यूम मीन मेथड है। और थर्ड मेथड हमारा क्या कहता है कि स्टेप डेविएशन। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे सॉरी FIDI आएगा, डेविएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसमें आता है या कैपिटल N भी बोलते हैं हम लोग इसे, इनटू H। तो स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मीन और डायरेक्ट मेथड, इन तीनों फॉर्मूला से आप लोग मीन निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब बात करता हूं मैं मीडियन की।
ये सारा डिस्कशन हम लोग जो है ग्रुप डेटा के लिए कर रहे हैं, क्लियर है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। अब मीडियन मुझे फाइंड करना है ग्रुप डेटा के अंदर, तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल प्लस तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डेटा का मीडियन जो है क्लास निकालेंगे, क्लियर। और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का हाफ करेंगे, उससे जस्ट ग्रेटर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, क्लियर, वही हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। n/2 आपको पता है मिड वैल्यू वाला टर्म हमें निकालना होता है। मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद l है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास n/2 फ्रीक्वेंसी सम या समीशन fi/2 टोटल फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइडेड बाई 2। CF यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसके जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और H जो है वो हमारा क्लास साइज होता है, क्लियर है। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 फ्रीक्वेंसी सम बाई 2 होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम अपॉन 2। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास वाली, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और H क्लास साइज। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड अगर फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, सेम इसी पैटर्न पे मॉड के लिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो इंटरवल होता है वही हमारा मॉडल क्लास होता है। तो उसमें क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पे L का मतलब वही सेम होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी हमने क्लास ली है जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है उसका लोअर लिमिट क्या होगा, H क्लास साइज है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ध्यान रखिएगा F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 मॉडल क्लास से प्रीवियस है ना, उससे जो भी प्रीवियस क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। ये प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F2 सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है। आप समझ जाएंगे, मींस 1 0 इस साइड 2 इस साइड, तो F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और F2 उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसको क्या रख सकते हैं, याद करने का तरीका भी होता है, tan/102 बन रहा है, 10tan और 102 इस ऑर्डर में रखिएगा, बस ये ध्यान रखना है, या ट्वाइस ऑफ F1 आता है मॉड में। तो बस फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट करिए और मॉड फाइंड कर लीजिएगा, क्लियर। और एक रिलेशनशिप होता है हमारे पास सिंपल सा मॉड मीडियन और मीन के अंदर, तो रिलेशनशिप मैं यहां पे लिख दूं आपके पास, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आपको कोई भी एक टर्म निकालना है, दो टर्म गिवन है, या हम लोग किसी टर्म से फाइंड कर पा रहे हैं, तो हम लोग मॉड मीडियन और मीन के रिलेशनशिप से कोई भी दो टर्म हमें मालूम है तो थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है आई थिंक। तो बेसिकली यही जो टर्म्स है, डिटेल तो बहुत सारी होती है बट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो भी जरूरत होगा उस अकॉर्डिंग। एक थोड़ा सा बात हम प्रोबेबिलिटी के लिए और कर ले। प्रोबेबिलिटी क्या है, जनरली अंदाजा है, मीन्स हम लोग अंदाजा निकालते हैं, तो सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। अगर इवेंट अनश्योर है 100% तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और 100% श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। और अनश्योर इवेंट जो है वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड टर्म, प्रोबेबिलिटी जो है वो होने और ना होने का हमेशा सम 1 होता है। मतलब जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आना और हेड ना आना मिलाकर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी। तो किसी भी इवेंट का होना और ना होना, इन दोनों का सम जो है हमेशा 1 के इक्वल होता है। मैं बात कर रहा हूं
प्रोबेबिलिटी की। तो मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और ए बार तो किसी इवेंट के होने और ना होने का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, और प्रोबेबिलिटी जो है जीरो और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। दोनों में इक्वलिटी आएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 भी पॉसिबल है और प्रोबेबिलिटी 0 भी पॉसिबल है। क्लियर है? और प्रोबेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड पे बात करें अगर हम लोग, फेवरेबल आउटकम्स, किसी भी जो ऑपरेशन या इवेंट का जो है उसके होने में जितने फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसमें टोटल कितने आउटकम्स है इसका रेशियो ही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो मींस टोटल आउटकम में से कितने हमारे पास फेवर में है, ये रेशियो हमें जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी को मालूम है 1/2 मींस 50%। क्यों? क्योंकि जब आप कॉइन टॉस करेंगे तो इधर हेड और इधर टेल आएगा, सबको मालूम होता है एटम 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तो डिवाइड में 2 आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही चांस है तो 1/2, सेम टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो मूव करें अब आगे, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स appearing on them is a prime number. Options given 2/9, 4/9, 5/12 and 17/36। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि दो डायस को जब हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया तो जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं डायस के ऊपर उनका डिफरेंस प्राइम नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर? अब देखो आपको एक चीज पता है, दो डायस को जब मैं थ्रो करता हूं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 36। दो डायस को हम, एक डायस पे 6 जो है नंबर्स होते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, अब देखो दो डायस पे नंबर्स का डिफरेंस प्राइम नंबर होना चाहिए। हमें पता है टोटल सम जो है मैक्सिमम 12 हो सकता है डायस पे। डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा, एक डायस पे 6 और दूसरे पे 1, इससे ज्यादा बड़ा डिफरेंस हमें नहीं मिल सकता। तो प्राइम नंबर क्या मिल सकता है डिफरेंस में हमें, 2, 3 और 5, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या तो डिफरेंस 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। हमें 7 नहीं मिल सकता क्योंकि हम यहाँ सम की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो नंबर्स आ रहे हैं उनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो डिफरेंस जो है वो हमारा प्राइम होना चाहिए, तो ये डिफरेंस जो है 5 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो या तो डिफरेंस 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा। अब 2 डिफरेंस कब कब मिल सकता है, वो पोजीशन हम लोग या कंडीशन हम लोग देखें। आपको पता है ये 36 आउटकम मतलब क्या है, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,6 तक, ऐसे ही 2,1, 2,2, 2,3, पहले पे 2 दूसरे पे 1, इस तरह से हमारे जो है आउटपुट हमें मिल रहे हैं। तो 2 पॉसिबल केस कब हो सकता है, जब पहले डायस पे 1 और दूसरे पे 3 आए। मैं 2 के लिए बात कर रहा हूं, सबसे पहले डायस पे 1 दूसरे पे 3, इसका रिवर्स भी देख लेंगे हम लोग पलट के। ठीक है, पहले पे 2 दूसरे पे 4 तो भी डिफरेंस 2 होगा, पहले पे 3 दूसरे पे 5, पहले पे 4 दूसरे पे 6, यहां एक नंबर बढ़ा दिया, तो अभी डिफरेंस जो है प्राइम नंबर है। इन केस का उल्टा भी करें, पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहले पे 5 दूसरे पे 3 और पहले पे 6, इसके अलावा और कोई डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या? सोचिए, 3, 5 हमने ले लिया, 4, 6 हमने ले लिया, 2, 4 हमने ले लिया, 1, 3 हमने ले लिया, 2 डिफरेंस और कैसे निकालें? आई थिंक और कोई पॉसिबल केस नहीं है। अब डिफरेंस देखें 3, क्योंकि हमें बताना है कि डिफरेंस प्राइम नंबर होना चाहिए, इस तरह के नंबर्स अपीयर होंगे।
इसको बाई 2 मैं कर दूंगा, मतलब बाई 2 मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। तो पहले पे 1 और दूसरे पे 4 पॉसिबल है। पहले डायस पे 2, पहले पे 3, दूसरे पे 6। इन तीन ही केस में डिफरेंस 3 होगा। 1 4 2 5 3 6। तो इसका भी डबल कर देंगे। अब डिफरेंस 5 कब होगा? 1,6। और कोई केस? ये मैक्सिमम कंडीशन है, 6 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, 1 से छोटा नंबर नहीं आ सकता। तो प्राइम का डिफरेंस कितना होगा? 5। तो 1,6 या 6,1। तो देखो ये कितना हो गया? 8 आउटकम्स। तो ये 6 ये और 2 ये, तो 16 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिक्सटीन अपॉन 36 या 4/9। 4 से कट करें, एग्रीड है। तो यही पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 2। तो बस आपको क्या करना है, सिचुएशन को जज करना है, जो आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेटा, क्लास और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इफ द अबाउट डेटा हैज मीन 50, देन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 आर रिस्पेक्टिवली, और ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 28, 22, 24, 28, 28, 30, 30 है 28। क्लियरली? अब यहां पे देखो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी 0 to 20, 22, 40, 42, 60, 80 और 100 तक, और ये फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है। मीन आपको दिया हुआ है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। अब मैं टेबल तो नहीं बना रहा हूं, सीधा आप लोगों को यहां से सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम कर लें। ये हमें 120 के इक्वल दिया हुआ है। तो 17 और 32, 49, हाँ सॉरी 49 और 10, 59 और 59 और 9, 68। तो ये कितना हो गया? 68 प्लस f1। तो यहां से f1 प्लस f2 कितना हो गया? 120 माइनस 68, 52 हो गया। अब सेकंड हमें जो गिवन है मीन, तो क्या करना है यहां पे? इन दोनों की मिड वैल्यू आपको पता है 10, 30, 20 प्लस 40/2, 50, 70, 90। तो मीन क्या हो जाएगा? 10 इंटू 17 प्लस 30 इंटू f1 प्लस 50 इंटू 32 प्लस 70 इंटू f2 प्लस 90 इंटू 19। और फ्रीक्वेंसी का सम हमें दिया हुआ है 120, है ना। मैंने x बार से रिप्रेजेंट कर दिया है मीन को। तो कितना होगा? ये हमें 50 दिया हुआ है प्लस 30 f1 प्लस मल्टीप्लाई कर दें 5 2 10, कैरी का 1, 5 3 15, 1600 प्लस 70 f2 प्लस 1710, 19 जा अपॉन 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 6000 हो गया। इनको ऐड करें 1600 और 1700, पहले ये हो गया 3300 और 3300 और 100 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। क्लियर है?
हमें क्या करना है, देखो एक इक्वेशन बना हुआ है, बस यहाँ से F1 F2 में एक इक्वेशन और निकालेंगे और F1 और F2 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो ये तो 6000 हो गया, ये एक बार वापस से देख लें। 3300 तो ये हो गया, 10 को भी मैंने छोड़ रखा है, और 100 ये 3400 और 70 और 10 तो 3480 हो गया। इसको इधर माइनस कर दें हम लोग, तो यहाँ से मैं इस साइड लिख देता हूँ ये टर्म 30F1 अपॉन प्लस 70F2 इक्वल टू 3500। अगर हम इसमें से माइनस कर दें सीधा तो 2500 बचा, लेकिन तो 2520 2520 ये कैंसिल, 0 0 0, तो 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू, मैं इसको 3F1 बना लूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3F1 प्लस 3F2 इक्वल्स टू 156। इक्वेशन नंबर 1 है, वैसे तो इक्वेशन नंबर 1 ये था, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, और इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 में से 3 को माइनस कर दें तो 3F1 माइनस F2 में से भी 3F2 माइनस हो जाएगा तो 4F2। देखो 156 माइनस करें तो 96 बचा यहां पे, तो F2 कितना हो गया 24 रख दें तो F1 कितना हो गया 28। क्लियर, तो 28 तो है F1 और 24 है F2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1। तो सिंपली यहाँ पे तो आपको कुछ करना नहीं था, मतलब कैलकुलेशन करना था, सब कुछ आपको गिवन था, बस सॉल्व किया और वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोगों ने। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स 4 कार्ड्स नंबर्ड एज 1 2 3 and 4 and another box contains 4 cards numbered as 1 4 9 and 16. One card is drawn at random from each box. What is the probability of getting the product of two numbers so obtained more than 16? ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 5/8, 1/2, 3/8 एंड 1/4। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो क्या दिया हुआ है, 2 बॉक्स हमें दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 4 कार्ड 1 2 3 4। एक बॉक्स के अंदर जो है कार्ड पे नंबर्स क्या लिखे हुए हैं 1 2 3 4। ठीक, इजी है आपके लिए, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 है और एक सेकंड बॉक्स है, उस पे जो नंबर है कार्ड के ऊपर 1 4 9 16। What is the probability of getting the product of two numbers obtained more than 16? देखो 16 से ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास, ये कंडीशन हमने दी है। अब देखो 4 कार्ड इसमें है, 4 कार्ड इसमें है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे मल्टीप्लीकेशन के 16, 4 into 4। ठीक है, तो वो तो आपको टोटल आउटकम्स तो पता लग गया। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स देखें कि ऐसा मल्टीप्लीकेशन हमें ढूंढना है कि जो नंबर हो उनका मल्टीप्लीकेशन 16 से ज्यादा हो। अब देखो 1 को आप चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, मोर देन 16 नहीं होगा, 16 ही मैक्सिमम हो सकता है। 1 के साथ 1 ले, 1 के साथ 4 ले, 1 के साथ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 के साथ 4 पॉसिबल नहीं है, 2 के साथ 9 पॉसिबल है, 18 प्रोडक्ट, 2 के साथ 16 32। 3 को ले 4 के साथ तो नहीं बनेगा, 3 into 9 27 होगा, 3 into 16 48 होगा। 4 के साथ 4 को लेंगे तो 16 होगा, 4 into 9 और 4 into 16। तो मोर देन 16 प्रोडक्ट हमें किन किन कंडीशंस में मिल रहा है, 4 और 2 6 कंडीशंस में आउट ऑफ 16। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो आउटपुट कितना हो गया 3/8।
8, आउटपुट मींस प्रोबेबिलिटी, हमें क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी। तो हमारी कंडीशन के फेवर में 6 आउटकम्स है, टोटल इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं प्रोडक्ट के, 4 डिजिट्स इधर है 4 डिजिट्स उधर है, टोटल 16, 4 into 4, तो 3/8 मींस थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 11 consecutive natural number is m, what will be the percentage change in the mean when the next 6 consecutive natural numbers are included the group। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं m%, m/3%, m/300% एंड 300/m%। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 11 consecutive natural numbers is m, कोई भी 11 consecutive numbers है जिनका की मीन हमें m दिया हुआ है। What will be the percentage change in mean when the next 6 consecutive natural numbers are included। अगर उस टर्म में जो consecutive 11 numbers से हम 6 consecutive numbers और आगे ऐड कर दें तो जो प्रीवियस मीन से है न्यू मीन में कितना परसेंटेज चेंज हमें मिलेगा। तो ठीक है, जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग जो है कंसीडर कर लेते हैं। आपको पता है 11 consecutive natural numbers क्या होंगे, x, x+1, x+2, x+3, यही होता है। तो उसका मीन हमें कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है, उससे निकाल लेते हैं। तो हमने नंबर x इलेवन नंबर से तो कहां तक जाएगा, अपॉन m दिया हुआ है। तो देखो x x x x कितने टाइम आएगा, 11 टाइम, तो ये क्या हो गया प्लस 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम, 10 into 11/2 ऐसे नंबर के सम का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 11m कर दूं मैं इस साइड, तो 11x प्लस 55 इक्वल्स टू 11m, 11 कॉमन लेके कट कर दे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू m। तो ये तो पहला कंडीशन से हमने m और x के बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, इस हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द 6 consecutive natural numbers are included। इस सम में हम लोग 6 नंबर और ऐड कर रहे हैं consecutive इसके बाद, मतलब x+10 के बाद x+11, x+12, x+13, 14, 15, 16। क्लियर, तो इसी कंडीशन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो नया मीन क्या होगा हम उस अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये टर्म, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या होगा, x प्लस x+16 तक, और टोटल नंबर पहले 11 थे, 6 और इंक्लूड किया तो 17 हो गए। तो x x x कितने टाइम हो गया, 17 टाइम, प्लस 1 से लेके 16 तक के नंबर का सम 16 into 17/2 अपॉन 17। क्लियर, 17 यहां से हर जगह से कैंसिल, तो ये टर्म क्या बचा, x+8। अब इसको m की फॉर्म में अगर हम लोग निकालें तो x इक्वल्स टू m-5 है, तो ये मीन कितना हो जाएगा, m+3। पहले मीन कितना था m, और अब मीन कितना हो गया m+3। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज। तो डिफरेंस निकाल लें, न्यू मीन माइनस ओल्ड मीन अपॉन कितना होगा, आपको दिख ही गया वैसे, ये m से m कैंसिल, 300/m, परसेंटेज के अंदर हमें वैल्यू मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4th। इजी, मीन्स जैसा जैसा हमें दिया था वैसा वैसा ही हम लोगों ने क्या करा, यहां पर सॉल्व किया और वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखें अब, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 21 आर अरेंज इन 3 ग्रुप्स
groups of 7 integers. Each is some particular order. Then the highest possible mean of the median of these 3 groups is. ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 16, 12.5, 11 एंड 14. देखो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 से लेकर 21 तक आर अरेंज इन 3 ग्रुप्स ऑफ 7 इंटीजर्स. 3 ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड किया और किस ऑर्डर के अंदर 7 इंटीजर्स का इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर. ध्यान रखना, दे विल फॉलो सम पर्टिकुलर ऑर्डर. देन द हाईएस्ट पॉसिबल मीन ऑफ द मीडियन. तो इन 3 ग्रुप्स का जो भी मीडियन निकलेगा, हाईएस्ट पॉसिबल केस हमें बताना है कि उन तीनों मीडियंस का हाईएस्ट पॉसिबल मीन क्या होगा. तो देखो हाईएस्ट पॉसिबल मीन के लिए मीडियन भी हाईएस्ट होना चाहिए. क्लियर. और नंबर्स क्या है 1 से लेकर 21 तक, और 7 नंबर से मींस ऑड नंबर्स का ग्रुप बनेगा. तो हर ग्रुप का 4th नंबर का एलिमेंट जो है हमारा क्या होगा, मीडियन होगा. अब हमें मीडियन मैक्सिमम या हाईएस्ट चाहिए और हर ग्रुप एक पर्टिकुलर किसको फॉलो करना चाहिए, अरेंजमेंट को. क्लियर. तो देखो मान लो मैंने, क्योंकि मीडियन चाहिए तो हमें बड़े ग्रुप में चाहिए, लेकिन ग्रुप एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होना चाहिए. मान लो इस तरीके से मैंने ग्रुप बनाया 1, 2, 3 और इसके बाद लास्ट वाले नंबर लिए 18, 19, 20 एंड 21. तो इस वाले केस के अंदर हमारी मीडियन क्या होगी, हाईएस्ट होगी 18. ऑर्डर हमने एक फॉलो किया, इसी ऑर्डर में सेकंड ग्रुप बनाए. 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6. अब 18 तक यहां से ले चुके हैं. तो अगला देखें 14, 15, 16, 17. क्लियर. तो यहां पे मीडियन क्या मिल गया, 14. 6 के बाद अब यहां से अगला ग्रुप बनाए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. सारे नंबर्स आ गए. इस वाले केस में मीडियन 14 था, अभी मीडियन 10 हो गया. अब क्या और कोई ऐसा अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं क्या कि इस तरीके से मीडियम मैक्सिमम मिले हमें मीडियन. भाई हमने इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में तीनों ग्रुप बनाए कि स्टार्टिंग के 3 नंबर लिए और लास्ट के 4 नंबर्स लिए, फिर उसके बाद के 3 नंबर्स लिए और उससे जो लास्ट 4 खत्म किया उससे पहले वाले लास्ट 4 नंबर्स लिए, फिर वही. तो ये ऑर्डर में बन गया. तो इस वाले केस में आपको पता है 10 मीडियन होगा, 14 होगा, 18 होगा. तो इन तीनों मीडियन का हमें एवरेज फाइंड करना है. अब क्या कोई और ग्रुपिंग हम लोग कर सकते हैं क्या इसकी, सोच के देखिए कि जिसमें मीडियन आपको हाईएस्ट मिले. हाईएस्ट पॉसिबल मीन हम लोग पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो उसके लिए कंफर्म है कि मीडियम भी हाईएस्ट होना चाहिए. अब क्योंकि आपको 7 नंबर्स लेने हैं ऑर्डर्स के अंदर, और हमेशा आपको पता है कि एक इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है, तो हम लोग 21, 20, 19 ये मीडियन इतनी इजीली निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वही ऑर्डर हर नंबर के साथ फॉलो करते हुए चलना है. तो दिस इज बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट. तो इससे अगर मैं मीन निकालूं मीडियंस का, तो 18 + 14 42/3 मीन्स मीन कितना हो गया इसका 14. तो हाईएस्ट पॉसिबल मीन क्या निकलेगा हमारा 14 इस केस के अंदर. और कोई भी पॉसिबिलिटी तो आप कंफर्म भी ट्राई करके देखिएगा कि भाई हम लोग इन 21 नंबर्स को जो कि 1 से लेकर 21 तक के हैं किस तरीके से अरेंज करें कि हमें हाईएस्ट मीन मिल जाए. ठीक है, बट कंडीशन ध्यान रखिएगा इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हुए जो है अरेंज होने चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 10 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स एंड 15 लेस देन द लार्जेस्ट ऑफ द 3.
If the median of the three numbers is 5, then the mean of squares of the number is. देखो एक अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, मतलब एक कंडीशन हमें दी हुई है और हमें क्या करना है, किस तरीके से दिया हुआ है, द मीन ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज 10 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर. तो हमने नंबर्स इस तरीके से ले लिए. सी सबसे बड़ा नंबर है, 3 नंबर्स. द मीन ऑफ द थ्री पॉजिटिव नंबर्स टेन मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर. क्लियर? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ए माना हुआ है तो ये टर्म हो जाएगा. तो यहां से अगर इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें, 3a प्लस 30, या फिर इसे उधर ले जाएं तो 2a माइनस बी माइनस सी, या इस साइड ले आता हूं मैं, 30 को पॉजिटिव ही रहने देते हैं हम लोग. तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी. सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स एंड 15 लेस देन द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री. द मीन ऑफ द थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज 10 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स एंड 15 लेस देन द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री. अब जो मीन है हमारा सेकेंड कंडीशन में, वो कितना है, 15 लेस देन है लार्जेस्ट नंबर से, और मीडियन हमें कितना दिया हुआ है, 5. अब इस ऑर्डर में तो b इक्वल्स टू 5 होगा, मिडिल वैल्यू मीडियन होती है, तो यहां पे ये भी दे दिया है हमें, b इक्वल्स टू 5. इस वाली कंडीशन से अगर हम सॉल्व करें तो b 5 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और a हमें पता है, b हमें पता है, तो यहां से c निकल जाएगा, और तीनों नंबर्स अगर निकल गए देन मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर वो हम लोग निकाल लेंगे. इजी. तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग. b हमने यहां से, अब ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 15 और a इक्वल्स टू माइनस 20. ये b आपको पता लग गया है, यहां पे पुट कर दें तो a की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस 2a प्लस 5. अच्छा, a हमने फाइंड कर लिया, c की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें, a की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां से, तो माइनस 2 इंटू माइनस 20 40 हो जाएगा, 45, 30 माइनस 45 माइनस 15. इन तीनों नंबर्स का जो है स्क्वायर्स का हमें मीन निकालना है. तो फाइंड क्या करना है, सिंपली a स्क्वायर तो a का स्क्वायर मीन्स 400 प्लस b का स्क्वायर 25 प्लस c का स्क्वायर 225. तो 650 बाई 3, 400 प्लस 200 प्लस 50, तो 650 बाय, डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, कितना मिला हमें, मीन इक्वल्स टू 216 2 बाय 3. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4. तो इजी था, मींस मतलब मेरे ख्याल से इक्वेशन बनाया आपने, उसके बाद तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस अप्लाई किया और वैल्यू फाइंड कर लिया. तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन देखिए हम ना, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 3 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5 ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देयर टॉप इज. ऑप्शंस हैं 5 by 54, 7 by 54, 49 by 54 एंड 53 by 54. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, सिंपल ही है. क्या कह रहा है
कि 3 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, हमने 3 डायस को एक साथ फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ एटलीस्ट 5, टोटल हमें एटलीस्ट 5 मिलना चाहिए उसके टॉप के ऊपर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो एटलीस्ट 5 का मतलब है टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3 डायस को एक साथ फेंक रहे हैं तो आप 18 तक का जो है यहाँ पे टोटल मिल सकता है आपको। तो जब भी इस तरह की बात हो एटलीस्ट 5, तो हमें पता है टोटल 1, 2, 3, 4 नहीं आना चाहिए, तो हम लोग उल्टी तरफ से मूव करें, हम लोग देखेंगे टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3 या टोटल 4 आने के चांसेस कितने होंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने और ना होने का सम 1 होता है। ना होने का निकाल लीजिए, होने की वैल्यू मिल जाएगी 1 में से माइनस करके, सिंपल। तो देखो 3 डायस को जब भी हम थ्रो करते हैं टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 6 पावर 3 मीन्स 216, ठीक है। जितने भी डायस है उतने पावर पे लगाते जाइए, क्योंकि एक डायस का आउटकम 6 है, तो अगर 2 डायस होंगे तो 6 स्क्वायर, 3 डायस है तो 6 क्यूब। सम हमें 5 से कम चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4। अब आप कितना भी कोशिश कर लें, 3 डायस को फेंकेंगे सम तो 3 मिलेगा, तो मुझे 3 और 4 सम वाले केस देखना है। 5 से लेकर 18 तक के केस जो है वो अपने आप उसमें से जब हम 1 में से माइनस कर देंगे तो मिल जाएंगे हमें। तो देखो सम 3 कब होगा? तीनों पे 1 आए, इंटरचेंज करने का कोई मतलब नहीं है। सम 4 कब होगा? अब सम 4 की बात करें, 1, 1, 2, 2 डायस पे 1 और इस पे 2, या फिर 1 या फिर पहले पे 2 और दोनों पे 1। इनको इंटरचेंज करने से तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आउटकम सेम ही नजर आएगा। क्या और कोई पॉसिबल केस निकाल सकते हैं हम लोग इसका? आई थिंक नो, क्योंकि अगर हमने 2 डायस पे 2 कर दिया तो एक पे 1 तो आना ही है, 0 तो कोई पॉसिबल केस होता नहीं, तो 5 बन जाएगा। और ये जो है सम 4 के 3 केसेस है और सम 3 का 1 केस है, ऐसे 4 केस हैं जब हमें सम 3 और 4 मिलेगा। इसके अलावा सारे ही केसेस में हमें सम 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम लोग फेवरेबल आउटकम्स निकाल लें, टोटल आउटकम में से ये 4 केसेस माइनस कर दें, क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं है। हमें फेवर में क्या चाहिए? सम 5 या 5 से ज्यादा मिले। तो फेवरेबल आउटकम्स यहां से निकाल लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि 216, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 212 अपॉन 4 से कट करें, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, सेम 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, 53/54। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 4th। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन था, बस उल्टा काम करना था आपको, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशन तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है बनाना 3 डायस के साथ कि हम लोग देखें कि सम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 18 तक हमें मिलेगा। तो हमने 3 और 4 वाला सम वाला केस निकाला, टोटल में से उन कंडीशन को माइनस किया तो हमारे फेवर के जो आउटकम्स हमें मिल गए और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है? तो मीन्स इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है और इसका मीन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो मीन वही सिंपल सा बात है, देखो ऑब्जेक्टिव में आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप फालतू में जूम मीन ये वो ऐसे मेथड नहीं लगाना, सीधा डायरेक्ट फाइंड कर देना है। तो मीन निकाल लेते हैं इसका। हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल का एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 5, 15, 25, 35 और 45। एक बार एवरेज निकालिए और जो क्लास इंटरवल है वो ऐड करते हुए चलिए, अगला टर्म आपको मिलता जाएगा। तो मीन क्या हो जाएगा? सीधा सिंपली निकाल लेता हूं मैं, तो मल्टीप्लाई करते हुए 5 4 जा 20 प्लस 15 6 जा 90, 25 8 जा 200
350, 45 इंटू 12 करना है तो हमें पता है 45 इंटू 10 450 होता है, 45 इंटू 2 90, तो 450 प्लस 90 कर देंगे तो 540 अपॉन, ऐड कर लिया 6 और 4 10 और 10 और 10 20, 20 और 20 40, यहां पे ऐड करते हैं 200 और 300 500 500 और 500 1000 1090 1090 और 1180 और 220 1200, थर्टी आ गया। मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसके लिए कोई मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं था, सीधा सिंपल कैलकुलेशन बस करेक्ट रखनी है और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ x एंड 1 बाय x इज m, देन द मीन ऑफ x स्क्वायर एंड 1 बाय x स्क्वायर इज, तो ये भी सिंपल ही है, मतलब मैथमेटिक्स सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। देखो मीन ऑफ x एंड 1 बाय x हमें m दिया हुआ है, मीन्स हमें x प्लस 1 बाय x का मीन क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, ये टर्म। अब देखो इसको मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमें पता है 2m के इक्वल है। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होगा, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा, उस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए हमने -2 लगा दिया। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, ठीक। फॉर m स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर के अंदर रखेंगे -2 अपॉन 2, तो ये टर्म कितना हो गया यहां से 2m स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। तो मीन कितना हो जाएगा हमारा इसका, ऑप्शन सी। एग्रीड आप इसके लिए, सिंपल क्वेश्चन था बस, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल्स में बहुत किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत इजी टास्क है ये। अगला क्वेश्चन देखें अपना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 xn इज 1, then the arithmetic mean of x1 upon k, x2 upon k, x3 upon k up to xn upon k और k greater than 0 है, ठीक है, मतलब k पॉजिटिव नंबर है जो भी है, is ऑप्शन देगा ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड नन ऑफ दीज। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उस तरीके से सॉल्व करें। हमें x1 x2 से लेकर xn तक का जो अर्थमेटिक मीन है वो 1 दिया हुआ है। सिंपली हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये चीज, तो मीन्स x1 से लेकर xn तक का सब हमें n दिया हुआ है, इसका मतलब सीधा सिंपल है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है x1 अपॉन k, x2 अपॉन k, x3 अपॉन k, ठीक है, निकालते हैं। तो सम अपॉन n, जो भी टर्म का मीन निकालना है आपको, क्लियर है। अपॉन n, यहां से 1/k अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये टर्म क्या बन जाएगा,
और इस वाली टर्म की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 के इक्वल। तो ये मीन क्या हो जाएगा, 1/k। बट अब हाँ, ऑप्शंस जो हैं इस फॉर्म के अंदर हमें नहीं दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो वैल्यू है इस मीन की ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी, या नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1/k, k ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं k इक्वल टू 1 रख देता हूं, क्योंकि x के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता ही नहीं है, जो भी कुछ डिपेंड कर रहा है सब k पे कर रहा है। k इक्वल टू 1 है, तो मीन क्या हो गया इस केस में, अगर मैं k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेता हूं, 1 के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें पता है 1/k लेस देन 1 होगा, मीन्स मीन लेस देन 1 भी है। सेकंड केस में लेता हूं k लेस देन 1, तो 1/k ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर, एग्जैक्टली। तो इस वाले केस के अंदर क्या हुआ, जब मैंने k की वैल्यू 1 से छोटी ली तो 1/k 1 से बड़ा मिला, मीन्स ग्रेटर देन 1 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। k इक्वल्स टू 2 लिया, 1/2 मीन्स 0.5। इसका मतलब है ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, सभी कंडीशंस मिल रही है। और इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है। ऐसा एक भी ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एक साथ सब अलग अलग वे के अंदर दिए हुए हैं, क्योंकि k की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई और सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। जब आपने k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेके देखी तो 1/k लेस देन 1 आया, जैसे k इक्वल्स टू 2 लिया तो 1/2 है ना, k इक्वल्स टू 3 लिया तो 1/3 लेस देन 1 होगा, 1/4, 1/5, इस तरीके से। जब k की वैल्यू 1 से छोटा लिया, ग्रेटर देन 0 तो लेना ही है, कन्फर्म है, पॉजिटिव रखना है, तो जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 मिला। जैसे k इक्वल्स टू आपने 1/2 लिया तो 1/k 2 मिलेगा, k 1/3 लिया तो 1/k 3 मिलेगा। तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ऑल कंडीशंस आर पॉसिबल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बस आपको ऑप्शन चूज करने में दिमाग खर्च करना था। द फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्लियर है, तो सही क्वेश्चन था। आई थिंक आप इजीली जो है इसे फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड रेंडमली then what is the probability of having 53 Mondays in this year? Option से 2/7, 52/365, 53/366 and 1/7। अब देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में मैं दो पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ, एक लीप ईयर हो सकता है, एक नॉन लीप ईयर हो सकता है। हम लोग ऑड डेज से जो है प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बिकॉज आप एक चीज समझ रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी अनसर्टेन इवेंट की निकाली जाती है। 366 डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर, और 7 वीक्स होते हैं, 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर, और हर बार ये रिपीटेशन होता रहता है। तो पहले नंबर ऑफ वीक्स निकाले हम लोग, 7 5 35, 16, 7 2 14 प्लस 2 ऑड डेज। एक लीप ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, 2 ऑड डेज जो बचे हुए दिन है। अब ये 2 दिन, क्योंकि आपको पता है बेटा 52 वीक्स में 52 मंडे, 52 संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सब कुछ आता है। 52 से 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी के लिए इन 2 दिन में से एक दिन मंडे होना चाहिए, तभी वो 53 जो है मंडेज की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो वो पॉसिबल केस क्या है। अब देखो 2 दिन बचे हुए हैं हमारे पास वीक्स के अलावा, तो दिन आपको पता है कंटिन्यूस ही होंगे। या तो ये दिन क्या हो सकते हैं, संडे और मंडे लगातार चलेंगे, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और या फिर फ्राइडे सैटरडे। और एक चीज और, सैटरडे संडे भी हो सकता है, सैटरडे एंड संडे। ये 2 दिन इन कॉम्बिनेशन के साथ पॉसिबल है। तो पॉसिबल केसेस कितने हुए, 3 और 4, 7। इनमें से 53 मंडे होने के लिए
इन 2 दिन में से एक दिन मंडे होना चाहिए। अब वो केसेस हमारे हैं, या तो दिन संडे मंडे होगा या मंडे ट्यूसडे होगा। इन 2 ही केस में मंडे आ सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? आउट ऑफ 7 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। बट यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो मंडे की बात है। आपसे किसी भी डे के लिए पूछे, जब हम लोग बात कर रहे हैं लीप ईयर की, हमेशा प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी, चाहे मंडे, चाहे ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि आपको पता है ये कंडीशन हमेशा बनेगा। आउट ऑफ 7 आप देखो हर दिन 2 कंडीशंस में आ रहा है, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो 7 डेज में से किसी भी डे के लिए प्रोबेबिलिटी पूछे, आंख बंद करके लगा दीजिएगा 2/7। इजी है। मान लो ये नॉन लीप ईयर होता तो 365 डेज होते, तो यहाँ पे एक दिन बचता। अब एक दिन या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता था। तो आपसे 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, सैटरडे कुछ भी पूछता, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 1/7। आउट ऑफ 7 डेज में से वो एक दिन कोई सा भी दिन हो सकता था। मंडे के लिए पूछेगा तो मंडे होना चाहिए था 53, है ना। ट्यूसडे अगर 53 होने चाहिए थे तो वो दिन ट्यूसडे होना चाहिए था। तो उस केस के अंदर नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/7। क्लियर है? तो इजी टास्क है। ये वाले क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो मतलब आपको एक क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना लगा दें 52/365 या 53/366 लीप ईयर के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा अनसर्टेन इवेंट की निकाली जाती है। सर्टेन इवेंट के लिए हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्लियर है? हमने आज के लेक्चर में जो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है जिस भी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सभी डिस्कस कर लिए हैं, और आई थिंक आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के साथ हम लोग फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।